बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई कह रहा है मोहन तो मोदी के 10 साल और योगी के 7.5 साल के शासन की पोल खोल रहे हैं, उन्हें धुआं धुआं कर रहे हैं। बीजेपी कैसे सरकार चलाती है उसकी कहानी बता रहे हैं, उदाहरण देकर बता रहे हैं। बीजेपी राज्य में सरकार जनता को कैसे बेवकूफ बनाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने नाम बदलने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मात दे दिया। मैं दावे से कह सकता हूं और कहता हूं कि इससे बड़ा रिकॉर्ड तो सीएम योगी बना ही नहीं सकते। जो पैमाना एमपी सीएम मोहन यादव ने तय किया उससे आगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जा ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मोहन यादव के से कोफ्त खा रहे होंगे जो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में खुद को हिट करने के लिए तय किया। काश मोहन यादव अपने उस ऑडियो को उनसे साझा करते। दोस्तों, मोहन यादव ने जो लक्ष्य साधा है उससे बेरोजगारी शब्द हिंदी के डिक्शनरी से गायब हो जाएंगे। सरकारें मस्त रहेंगी, ये बात और है कि जनता त्रस्त रहेगी। दोस्तों, मोहन यादव सरकार के नामांकन वाले जादू से मध्य प्रदेश बेरोजगारी अब पूरी तरीके से प्रदेश में खत्म हो गई। लोग अब तो बेरोजगारी शब्द निकाल ही नहीं पाएंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसे समझने का प्रयास कीजिए। देश में रोजगार की स्थिति कैसी है? जनता के पास जीवन को जीने के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूती प्राप्त करने के लिए रोजगार के साधन है, सबको पता है, जनता को पता है। जिन पर जनता की जिम्मेदारी है उनको भी मालूम है, जाहिर है मोहन यादव को भी मालूम है। अब इसी को देखते हुए एमपी के मोहन यादव की सरकार ने अपने नामकरण प्रेम को एक नया मोड़ दिया। पहले सड़कों के नाम बदले, फिर स्टेशनों के, फिर जिलों के, और अब बेरोजगारों का भी ब्रांडिंग कर दिया। अभी बेचारे बेरोजगार नहीं कहलाएंगे बल्कि आकांक्षी युवा कहलाएंगे। दोस्तों, यानी नौकरी की चाहत रखने वाले बदकिस्मत युवा, वो सब टकटकी निगाह से सरकार की ओर देखते रहेंगे कि तब सरकार नौकरी वाली रोटी का टुकड़ा फेंकती है। जब तक नहीं फेंकती तब तक बेबस और लाचार होकर के पालतू जानवर की तरह देखते रहेंगे। यानी मोहन बाबू मालिक और बेरोजगार युवक उनकी सरकार में किसी पालतू जानवर की तरह। अब देखिए, सरकार ने यह घोषणा ऐसे की मानो बेरोजगारी कोई पुराना मुद्दा था या पुराना गद्दा था जिसे नया कवर चढ़ा करके फिर से नया बना दिया गया। सतना के युवक ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखिए। सोचा था ग्लोबल दुनिया का वो दौरा करेगा, ग्लोबल दुनिया की सैर करेगा, गूगल फेसबुक में कोडिंग करके सीधा अमेरिका से संवाद करेगा। लेकिन मोहन सरकार की आकांक्षा ऐसी रही कि किराना स्टोर खोलने के लिए मजबूर हो गए। जनता को कैसे सामान दिया जाएगा, अब उस पर रिसर्च करेंगे। अब वो कोडिंग की जगह किराना स्टोर पर ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। बिहार से जबलपुर में एक युवा का पिता रेलवे में नौकरी करते हैं, वो उनका इकलौता संतान है। पिता ने सोचा बेटा कृषि वैज्ञानिक बने। पिता के सपने को पूरा करने के लिए उसने बीएससी एग्रीकल्चर की। सोचा था कि खेतों में वैज्ञानिक क्रांति लाएंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर बस अवसरों के आसमान में उड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा तो पेपर लीक हुआ, स्पेशल ऑफर मिल गया। दोस्तों, न जाने कितने युवा एक अदद सरकारी नौकरी के लिए हजारों रुपए के फॉर्म भरने में फूंक चुके अपना पैसा। 10 बाय 10 के कमरे में किताबें, चूल्हा, सपने, ऑल इन वन सेटअप, और न जाने कितने युवा भर्ती परीक्षा के परिणाम का पीछा कर रहे हैं, मगर रिजल्ट उनसे लुका छुपी कर रहा है। जुलाई में मोहन सरकार ने बताया कि 25,82,000 बेरोजगार हैं। दिसंबर में कहा 26,17,000 बेरोजगार, और फिर कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं बल्कि 29,36,000 आकांक्षी युवा हैं। यानी बेरोजगारी बढ़ी नहीं, सिर्फ नाम बदल गया। मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री हैं गौतम टेटवाल, कहते हैं अगर बेटा अपने पिता के दुकान पर काम करता है और रोजगार पोर्टल का रजिस्टर है, उसका रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो बेरोजगार कैसे हुआ? वो तो नौकरी वाला हो गया। मतलब बेरोजगारी का हाल यह है कि जो भी घर पर बैठा हो उसे काम पकड़वा दो, भले ही वो पड़ोस के कुत्ते को घुमाने की जिम्मेदारी क्यों ना हो। किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल देने से वहां ट्रेनें जल्द नहीं चलती। दोस्तों, वैसे ही रोजगार बेरोजगार को आकांक्षी कहने से नौकरी नहीं आती। अब मोहन सरकार के इसी अद्भुत
अद्वितीय और अकल्पनीय प्रयास पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया। सुन लीजिए। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे, न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफ्फाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। सुप्रिया कह रही है कि ये वाला मस्त है ना, न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, न रोजगार होंगे, न बेरोजगारी खत्म करने का टेंशन होगा। सुनने में आ रहा मोदी जी की आइडिया उनको भी काफी पसंद आया, पूरे देश में लागू करने का विचार कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाई मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल अब सवाल उठता है, अगला नामकरण किसका होगा? गरीब मैं मोदी हूं और सड़क पर हाथ फैला करके भीख मांगने वाले बिना इन्वेस्टमेंट स्वरोजगार के रिसर्च या फिर से फटे हालों का स्टार्टअप फाउंडर तो नहीं कहलाने लगेंगे। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं। दिल्ली के एक महंगे और नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ। एक बच्चे का नाम पार्थ और दूसरे का नाम अंकित था। पार्थ के फादर आईएएस अधिकारी थे, यूपी काडर के थे, और मां मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े मैनेजरियल पद पर थी। जबकि अंकित यूपी हरदोई के पासी परिवार से है। उसके पिता संविदा पर सफाई कर्मचारी और मां दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। अब आप कहेंगे भला ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर आईएएस का बेटा और सफाई कर्मचारी का बेटा एक साथ पढ़ता है? यह संभव हुआ कांग्रेस सरकार के एक कानून से जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। 2009 में यह आया था और इसके तहत हर क्लास में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी पड़ती। उसी के तहत अंकित का वहां पर एडमिशन हुआ था। खैर, दाखिले के कुछ ही दिनों बाद पार्थ और अंकित अच्छे दोस्त बन गए। वैसे भी बच्चे कहाँ भेदभाव करते हैं, साथ में पढ़ाई करते, साथ में स्कूल में खेलते। जब तक स्कूल में रहते दोनों साथ साथ रहते थे। टीचर उनको राम और श्याम कहने लगी थी। पर स्कूल के बाद इन दोनों की दुनिया थोड़ी अलग थी, एक्चुअली बहुत अलग थी। छुट्टी से पहले पार्थ को लेने स्कूल गेट पर उसका जो घर में हेल्प करते थे वो और ड्राइवर घंटों खड़े रहते थे। जैसे ही पार्थ गेट पर कदम रखता वो लोग दौड़ कर आते, उसका बैग लेकर जाते और फिर वो गाड़ी में बैठ के फर्राटे से अपने घर चला जाता था। वहाँ पहुँचते ही दादी, वो बहुत लाड़ करती थी उससे, उसका स्वागत करती थी, उसको कभी कभी मिल्क शेक या कभी कभी चॉकलेट देती थी। बड़े लाड़ प्यार से उसके जूते मोजे उतारे जाते थे, उसका हाथ पैर धुलवाया जाता था। फिर उसे खाने में कई तरह के फल दिए जाते थे। कुछ तो ऐसे फल थे जो दिल्ली के सिर्फ बड़े महंगे महंगे मार्केट में ही हमने देखे हैं, अदरवाइज कहीं मिलते नहीं हैं। खैर, इसके बाद पार्थ की माँ उसको उसके कमरे में सुला देती थी। कुछ देर वो वहाँ पे आराम करता था, फिर आवाज़ लगाई जाती थी। उसका म्यूज़िक टीचर के आने का टाइम हो जाता था, वो जैज़ सीख रहा था। इसके अलावा वो जूडो इंस्ट्रक्टर आता था उसको सिखाने, स्पेनिश लैंग्वेज के ट्यूटर भी आते थे। काफ़ी सारी चीज़ों का शौक था और माँ बाप वो शौक पूरा कर रहे थे। खैर, पार्थ के नाश्ते का, खाने का, फिल्म देखने का, खेलने का, सोने का, हर चीज़ का टाइम तय था, जैसा आजकल हो रहा है। पार्थ के पिता जब शाम को ऑफिस से लौटते थे तो चाहे कितने भी थके हों उससे पूछते थे आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। पार्थ के पास बैठकर उसे वो दोबारा पढ़ाते थे, उसके हर कंफ्यूजन को गंभीरता से लेते थे, दूर करते थे, होमवर्क पूरा कराते थे। रिस्पॉन्सिबल फादर थे। और अगर अभी कभी कभी पापा होमवर्क ना करा पाते तो पार्थ की मम्मी सुबह उसका होमवर्क पूरा करवा कर ही उसको स्कूल भेजती थी। और अगर मम्मी बिजी हैं और अवेलेबल नहीं है तो दादी उसके स्कूल के काम में उसकी मदद करती थी। उनका एक्चुअली पार्थ से बेहद लगाव था। वो हमेशा उससे कहती थी कि पार्थ, तुम्हें तो अपने पापा से भी बड़ा अफसर बनना है। पार्थ का टीवी वगैरह भी काफ़ी मॉनिटर्ड था। उसके पापा उसे नेशनल ज्योग्राफिक पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। उनके साथ उसकी स्पेस प्रोग्राम्स देखने में रुचि बढ़ी। साल में पूरा परिवार 2 बार छुट्टियों पे जाता था। गर्मी में अधिकतर विदेश जाते थे और जाड़ों में कहीं देश में जाते थे। पार्थ की मदर ने उसको एक जर्नल गिफ्ट किया था जिसमें वो अपने हर यात्रा के बारे में, नए अनुभवों के बारे में, नई जगहों के बारे में लिखता था। और शायद यहीं से उसके अंदर जिज्ञासा और जागरूकता दोनों पैदा हुई थी। ये हुई पार्थ की कहानी। उधर अंकित स्कूल खत्म होने के बाद अक्सर, इनफैक्ट रोज ही, वो 12 महीने अपना बैग उठाकर पैदल ही घर जाता था। जिस कच्ची बस्ती में 3000 रुपए महीने में किराए पर वो रहता था, उसके परिवार रहता था, वो स्कूल से थोड़ी दूरी पर था। वहाँ स्कूल बस नहीं जाती थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रोज ऑटो रिक्शा करके वहाँ जाए। खैर, अंकित स्कूल से लौटने के बाद अपने पड़ोसी के यहाँ से घर की चाबी लेता था क्योंकि उसकी माँ को काम पर जाना रहता था, दोपहर वाले काम पर। अंकित को स्कूल से आने में देरी होती थी। फिर वो खुद ही अपना खाना जो सुबह माँ बना के गई होती थी, रोटी सब्जी वगैरह, वो या तो कभी कभी गर्म करता था या ऐसे ही खा लेता था।
अंकित एक्चुअली जिन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे बसाई गई तंग बस्तियों में रहता था, वहां कीड़े मकोड़ों की भरमार थी, पानी भी थोड़ा सा संक्रमित आता था और इसकी वजह से वो बार बार बीमार होता था। कई बार उसको मलेरिया, कई बार उसको टाइफॉइड हुआ। इन बस्तियों में न पानी समय से आता था और न बिजली, इसलिए कभी कभी अंकित को स्कूल से लौटकर बाल्टी भरने की कतार में भी खड़े होने पड़ता था, क्योंकि माँ बाप का काम पर जाना बेहद जरूरी था। अगर वो नहीं गए तो शाम को घर में क्या बनेगा, इसी पर सवाल उठ जाए। खैर, एक और प्रॉब्लम थी। अगर स्कूल में पढ़ाई गई किसी चीज से अंकित दुविधा में रहता था, समझ में नहीं आती थी, तो वो चाहकर भी घर में किसी से मदद नहीं ले सकता था। ना माँ उतनी पढ़ी लिखी थी, ना फादर इतने शिक्षित थे, और ट्यूशन टीचर रखने के तो शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे वो खुद ही मेहनत करके पढ़ता था। कई बार अगर नहीं समझ में आता था तो होमवर्क अगले दिन सुबह अपने दोस्तों से स्कूल में ही पूछ के पूरा करता था। अंकित के एक बूढ़े दादा दादी थे, उसको प्यार बहुत करते थे, लेकिन वो गांव में रहते थे। उसके पिता जो भी कमाकर भेजते थे उसी से उन लोगों की गुजर बसर होती थी, दवाई और खर्चा चलता था। और कहीं पर आर्थिक तंगी की वजह से घर में एक तनावपूर्ण माहौल रहता था। कभी कभी दिक्कतों से जूझते हुए 24 घंटे काम करते हुए माता पिता का झगड़ा भी होता था घर पे, और इससे अंकित कभी कभी दुखी और परेशान होता था। खैर, मेहनत करता था वो। महीने बीतते गए, साल बीते। पार्थ और अंकित 8वीं क्लास में पहुंच गए। साल भर की पढ़ाई के बाद एग्जाम का टाइम आया। दोनों ने अपने हिसाब से मेहनत करी, फिर रिजल्ट आया। पार्थ ने हमेशा की तरह टॉप किया, मगर अंकित टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है कि पार्थ और अंकित एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ पढ़े, एक ही टीचर ने पढ़ाया, फिर रिजल्ट में अंतर क्यों है? क्योंकि ये मेरिट भर की बात नहीं है। असल में पार्थ और अंकित की दुनिया बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक स्कूल में होना लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। जमीन आसमान का अंतर था उनके परिवेश में, और हमें यह समझना होगा कि एक जैसा अवसर देने की बात तभी सच होगी जब समान शिक्षा ही नहीं, एक जैसा वातावरण, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी सोचने, समझने, सीखने और जीने का हक मिलेगा। हमें पार्थ और अंकित के बीच की जो असमानता की खाई है उसको पाटना होगा, और फिर देखिएगा कि अंकित की आने वाली पीढ़ी पार्थ जैसा जीवन, इनफैक्ट उससे भी बेहतर जीवन कैसे जीकर दिखाती है। किस तरीके से किन शब्दों में सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें कही हैं दोस्तों, वो अपने आप में दर्शाता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर के राज्यों तक आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर बेरोजगार युवाओं के मुंह पर एक ऐसा वार है, उनके जख्मों पर एक ऐसा नमक है जिससे दर्द और दस्त की टीस और बढ़ती जा रही है। और ऐसे में विपक्ष जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर सरकारों को घेरेगा, और जब विपक्ष घेरता है तो फिर ये सरकारें तिलमिलाती हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही। कमेंट करें, क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। खबर को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।